हर इलाका किसी न किसी के कंट्रोल में था। जुर्म जैसे उसके खून में शामिल था, क्योंकि उसके ताल्लुकात एक राइवल गैंग के रुकन से थे। बदमाशों और गैंग के सरबराहों को भत्ता देना पड़ता था। ये बात अरशद पप्पू को बुरी लग गई। गद्दी कभी खाली नहीं रहती। कोई भत्ता इकट्ठा करता, कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता, कोई पुलिस से सेटिंग कराता। हर गैंग के पीछे या तो ताकतवर इंसान होता या पॉलिटिकल सपोर्ट। डॉन तो चले गए, लेकिन सिस्टम वही रहा। कराची एक ऐसा शहर जो कभी रुका नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जिस पर हमेशा किसी न किसी का कब्जा रहा है। कभी गैंगस्टर्स का, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का और कभी खुफिया इदारों का। यहां फैसले अदालतों में नहीं बल्कि गलियों में होते थे। जिसके पास असलहा होता उसी की बात मानी जाती। सबसे ज्यादा ताकत हमेशा उन लोगों के पास रही जिन्होंने कानून को मानने की बजाय उसे तोड़ा। और आज भी कुछ नहीं बदला, शहर वैसे ही चल रहा है। लेकिन सवाल यह है, इसे चलाता कौन है? लियारी कराची का सबसे पुराना इलाका। एक वक्त था जब ये जगह बॉक्सिंग, फुटबॉल और खेलों के कल्चर के लिए मशहूर थी। लेकिन फिर जराइम ने इस कल्चर को तबाह कर दिया। हर इलाका किसी न किसी के कंट्रोल में था। लियारी का अपना निजाम था। इसी तरह मलीर, कोरंगी, हर जगह का अपना बॉस होता था। कराची में जराइम यूं ही अचानक शुरू नहीं हुए। इसकी बुनियाद रखने वालों में एक नाम आता है, रहमान डकैत। उसका असल नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। लियारी का रिहायशी, मगर उसका नाम पूरे शहर में चलता था। जुर्म जैसे उसके खून में शामिल था। उसका बाप और चचा 1960 से ही मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस थे। बाप को देखकर रहमान ने भी कम उम्री में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। कहा जाता है कि उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में किसी को चाकू मार दिया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसके ताल्लुकात एक राइवल गैंग के रुकन से थे। रहमान का असल उरूज आया 2001 के बाद, जब उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई। एक ऐसा नेटवर्क जहां मनशियात, भत्ताखोरी और असलहे का कारोबार खुलेआम होता था। लियारी के कुछ लोग उसे हीरो भी समझते थे, क्योंकि वो अक्सर मकामी लोगों की मदद भी करता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो महज एक गैंगस्टर था, एक ऐसा शख्स जिसका असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ एक और शख्स था, फैजू मामा, रहमान डकैत का दूर का रिश्तेदार। वो एक बस अड्डे पर टाइम कीपर के तौर पर काम करता था। उसने कई साल ये काम किया और फिर उसी अड्डे का मैनेजर बन गया। कुछ वक्त के बाद अपना ट्रक लिया और खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया, फैजू मामा बलोच के नाम से। अब ट्रांसपोर्ट के कारोबार का एक उसूल था, हर महीने पुलिस, बदमाशों और गैंग के सरबराहों को भत्ता देना पड़ता था। और लियारी गैंग का सरबरा था रहमान डकैत। फैजू मामा हर महीने उसे 15,000 रुपए देता था। वक्त के साथ बिजनेस बढ़ा और ये रकम 1 लाख तक पहुंच गई। जो भी गैंग को भत्ता देता था वो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होते। लेकिन वक्त बदला, रहमान डकैत का दबदबा कम होने लगा। ये वो वक्त था जब उसका जवाल शुरू हो चुका था और साथ ही नए गैंग जन्म ले रहे थे। उन्हीं में से एक था अरशद पप्पू। अरशद भी अपनी धाक बिठाना चाहता था। जब उसे पता चला कि रहमान डकैत लोगों से माहाना भत्ता लेता है तो उसने भी ऐसा ही करने की ठानी। उसने फैजू मामा को कॉल की कि आज से तुम भत्ता रहमान को नहीं बल्कि मुझे दोगे। फैजू मामा ने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। ये बात अरशद पप्पू को बुरी लग गई। गुस्से में उसने फैसला किया कि फैजू मामा को कत्ल कर देगा, ताकि सबको सबक मिले कि जो इनकार करेगा उसका यही अंजाम होगा। चंद महीने बाद फैजू मामा को अगवा कर लिया गया और फिर उसकी बाकियात मिली। अरशद पप्पू ने इस कत्ल की खुल्लम खुल्ला जिम्मेदारी कबूल भी कर ली। 9 अगस्त 2009 पुलिस मुकाबले में रहमान डकैत मारा गया। कहते हैं गद्दी कभी खाली नहीं रहती। रहमान डकैत के मरने के बाद उसकी गद्दी पर आया उजैर बलोच, फैजू मामा का बेटा। बाप के खून का बदला सर पर सवार था और अब गैंग वॉर एक नया मोड़ लेने वाली थी। लियारी की हर गली, हर बिल्डिंग, हर कारोबार उजैर बलोच की इजाजत से चलता था। हर काम के लिए अलग बंदा था। कोई भत्ता इकट्ठा करता, कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता, कोई पुलिस से सेटिंग कराता। उजैर का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि वो सियासी लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। पीपल्स पार्टी के कई लोग उसे सपोर्ट करते थे। इलेक्शंस भी उसी की मर्जी से होते थे। उजैर पर 200 से ज्यादा केसेस थे। बंदे उठाना, उन्हें जिंदा जलाना या फिर सड़क पर गोली मार देना आम सी बातें थी। फिर भी वो आजाद घूमता था, क्योंकि पीछे थी पॉलिटिक्स।
उसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। लियारी अब एक किंगडम बन चुका था और वहां का एक ही बादशाह था, उज़ैर बलोच। अब बारी थी अरशद पप्पू से अपने बाप का बदला लेने की। उज़ैर ने पुलिस से सेटिंग की, पैसा दिया और मंसूबा बनाया कि अरशद को मारा जाए। पुलिस को भी फायदा था क्योंकि अरशद पप्पू पे दर्जनों केसेस थे। पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार किया और उज़ैर बलोच के हवाले कर दिया। अब जो हुआ उसे शायद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उज़ैर ने लियारी की गलियों में इंतहाई जालिमाना तरीके से अरशद को मारा। उज़ैर बलोच ने पहले उसको ब्रूटली टॉर्चर किया, उसके कान काटे, उसका सर जुदा किया और फिर लियारी की गलियों में उससे फुटबॉल खेली। मैं और आप शायद इस ब्रूटैलिटी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं था बल्कि एक हकीकत थी। दूसरी तरफ कराची के बड़े इलाकों पर MQM का कब्जा था। MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। बानी अल्ताफ हुसैन जो लंदन में बैठकर कराची को कंट्रोल करता था। शुरू में तो आवाम ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन कुछ साल बाद MQM में भी गलत काम शुरू हो गए। लोगों को धमकाया जाता, उनसे जबरदस्ती हफ्ता वसूल किया जाता, मुखालिफिन को निशाना बनाना, बंदूक के जोर पर वोट लेना एक आम सी बात हो गई और जो इनकार करता मार दिया जाता। ये वो वक्त था जब पॉलिटिकल पार्टीज, पुलिस और गैंगस्टर्स सब एक ही टेबल पर बैठते थे। भत्ता लेना, बंदे उठाना, फायरिंग करना, ये सब आम हो चुका था। हर गैंग के पीछे या तो ताकतवर इंसान होता या पॉलिटिकल सपोर्ट। आम आदमी इन सब के बीच पिस रहा था। क्राइम हद से ज्यादा बढ़ चुका था। लियारी में उज़ैर बलोच, सेंट्रल एरियाज में MQM, फिर अवाम और मीडिया का दबाव बढ़ा। 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियार दिया गया। ये कोई 1-2 दिन का ऑपरेशन नहीं था। पहले छोटे छापे, फिर बड़े सर्कल्स। लियारी में छापे बढ़े। उज़ैर बलोच तक पहुंचने के लिए उसके नेटवर्क को तोड़ा गया और फिर इंटरपोल के जरिए उसे दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। दूसरी तरफ MQM के दफातर पर छापे पड़े। पहले वर्कर्स, फिर कमांडर्स और आखिर में उनका मरकजी दफ्तर 90 भी बंद कर दिया गया। CCTV फुटेजेस, नाजायज असलहा, इंकशाफात, लोगों ने पहली बार MQM का असल चेहरा देखा था। ऑपरेशन के बाद कराची में क्राइम कुछ कम हुआ। अंधे कत्ल के वाकयात और भत्ताखोरी में भी कमी आ गई। लेकिन एक सवाल रह गया, क्या ये वाकई ऑपरेशन क्लीन अप था? डॉन तो चले गए लेकिन सिस्टम वही रहा। पहले भत्ता गन के जोर पर लिया जाता था, अब फाइलों और मंजूरियों के जरिए। अब गन की जगह पेन ने ले ली थी। आज का कराची पहले जैसा नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक भी नहीं है। अब गैंगस्टर्स फटे पुराने कपड़ों में नहीं, इंपोर्टेड सूट्स और लग्जरी कार्स में घूमते हैं। अब जुर्म गलियों में नहीं, दफातर में होते हैं, डिजिटल अकाउंट्स के जरिए। और अब नए माफियाज आ चुके हैं। वाटर टैंकर माफिया, लैंड ग्रैबिंग माफिया, रियल एस्टेट माफिया। कुछ मीडिया वाले भी उन्हीं का हिस्सा हैं जो पैसे लेकर खामोश हो जाते हैं। बज़ाहिर सब कुछ कानूनी लगता है, लेकिन अंदर से सिस्टम वही है, बिकाऊ। और इन सब के बीच जो पिस रहा है वो है कराची का आम शख्स जो सिर्फ सुकून दे और बेहतर जिंदगी चाहता है। कराची को न पुलिस चलाती है और न पॉलिटिक्स। कराची को चलाती है पावर, जो कभी वोट से मिलती है, कभी पैसे से और कभी